हम इस वीडियो में कवर करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बेसिक्स देखेंगे कि कूलम्स लॉ होता क्या है और उन्होंने जो फोर्स का फॉर्मूला दिए थे वो क्या था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। देखो कूलम्स लॉ क्या था ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको मेरे सेकंड वीडियो का सेकंड पॉइंट याद होना चाहिए। वो क्या था कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। राइट, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। यानी कि जब भी दो सेम चार्जेस आएंगे तो वहां पे रिपल्सन देखने को मिलेगा और जब भी दो अपोजिट चार्जेस पास में आएंगे तो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो उसी के हिसाब से देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दे देता हूं। अगर आपके पास दो चार्जेस है, एक प्लस Q1 है और इसी के बगल में कहीं पे r डिस्टेंस पे मान लीजिए प्लस 2Q चार्ज है, Q2 चार्ज है। ठीक, एक ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, बस एक Q1 है, Q2 यानी मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो ये जब भी दो प्लस चार्ज आते हैं तो ये Q1 क्या करेगा, इसको इधर की ओर धक्का लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और जो Q2 लगाएगा वो भी इधर की ओर इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करें। और दूसरा, अगर अपने पास मान लीजिए एक प्लस Q1 चार्ज है और दूसरा क्या है माइनस का Q2 चार्ज है, एक प्लस Q1 है और एक माइनस Q2 है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ खींचेगा और Q2 क्या करेगा, Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इधर की ओर फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। ये जो फोर्सेस लगते हैं चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो, इसी फोर्स का फॉर्मूला दिया था हमें कूलम्ब साहब ने। यानी कि इन कूलम्स लॉ हम क्या पढ़ते हैं, जो दो फोर्सेस लगते हैं या फिर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या कहते हैं कूलम्ब साहब, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो कि आपके पास दो चार्जेस है, फिर से सपोज कर लेता हूं यहाँ पे प्लस का Q1 चार्जेस है, दोनों चार्जेस पर प्लस का ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे क्या है प्लस का Q2 चार्ज है। ठीक, और इनके बीच की दूरी कितनी है, दो चार्जेस के बीच की दूरी r कंसीडर कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को जो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, इस ये जो फोर्स है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब साहब। कूलम्ब साहब क्या कहते हैं, जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। इसका मतलब क्या कि Q1 इनटू में Q2 प्रोडक्ट कर दिया और मैग्नीट्यूड मतलब क्या, दोनों साइड मॉड लगा दो, यानी कि साइन कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। और दूसरी लाइन उन्होंने क्या बोली थी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे पे, ये जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो जो ये जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो क्या कहते हो भैया, आप इसको कंबाइन करोगे, हाँ कंबाइन करेंगे इसको। हम क्या लिखेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आ जाएगा Q1, यहाँ पे आ जाएगा Q2 अपॉन में r स्क्वायर और इसका मॉड था। क्या कहते हो भैया, यहाँ से साइन हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, हाँ और नहीं तो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मॉड था यहाँ पे और नीचे में r स्क्वायर आया था। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाया जाए तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा जो कि क्या था k। यहाँ पे क्या लगता है k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पहले कूलम्ब साहब के स्टेटमेंट के हिसाब से ये फॉर्मूला बनाया और इस फॉर्मूले में हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया जो कि k है और बाकी सब कुछ सेम। ठीक, यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं k, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ और इसी फॉर्मूले से अगर आप यूनिट निकालोगे, क्या निकालोगे देखो जरा, k का यूनिट निकालना है, ये इधर चला जाएगा ये नीचे, यानी कि फोर्स का न्यूटन, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। ठीक, तो ये k की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक, तो देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, किसका, k का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, 1/4πε0। देखो ये वाला जो वैल्यू है वो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस्तेमाल करोगे, कब इस्तेमाल करोगे इस वाले वैल्यू का, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ठीक, और जो ये दूसरा है वो आपको कई जगह लिखा हुआ दिखेगा कि k की वैल्यू कितनी होती है, जो अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/4πε0। क्या करते हो, एप्सिलॉन किसको डिनोट करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दो बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब कुछ भी नहीं है, फिजिक्स में वैक्यूम को ही दूसरा नाम देते हैं, दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं वैक्यूम की जगह में, वो क्या होता है, फ्री स्पेस। तो इसको हम बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक,
तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलो या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलो, एक ही बात है। और इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का वो होता है 8.854 into 10 की पावर -12, और यूनिट जो होगा बस के का अपोजिट होगा, यानी कि न्यूटन पर न्यूटन आ जाएगा, पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो ये था बेसिक। मैं हट जाता हूं जल्दी से, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये था बेसिक कूलम्स लॉ कि कूलम्स लॉ ने हमें दिया क्या था, फोर्स का फॉर्मूला दिया था दो चार्जेस के बीच में। आप याद करोगे, अभी मेरे साथ याद करोगे, चला आ जाओ। हम क्या बोलेंगे, दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या फिर रिपल्सिव फोर्स लगता है, कोई सा ही फोर्स लगे, चाहे रिपल्सिव लगे चाहे अट्रैक्टिव फोर्स लगे, वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था वो हमें किसने दिया था, कूलम साहब ने दिया था। उनके स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमने फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला था, ये वाला F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पे मॉड लगा है, मॉड का मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन करते समय साइन कंसीडर नहीं करोगे। जैसे कि आपको चार्ज दे रखा है -3 कूलम, तो आप सिर्फ 3 कूलम लिखोगे, यहाँ पे माइनस का साइन कंसीडर नहीं करोगे या फिर प्लस का साइन कंसीडर नहीं करोगे। ठीक, तो जो मेन फॉर्मूला निकला था अपने पास, क्या निकला था बच्चों, वो निकला था F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक, और यहाँ पे जो K होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक फॉर्मूला होता है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9, और यूनिट तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे आसानी से। ठीक, और दूसरा K का जो अल्फाबेटिकल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/4πε0। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एक नया सिंबल है बस, और कुछ भी नहीं, जो कि डिनोट करता है किसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। फ्री स्पेस मतलब आप क्या रखोगे, जहां पर फ्री स्पेस लिखा होगा भैया तो हम क्या बोलेंगे, वो वैक्यूम लिखा होगा। क्लियर। अब इसके आगे चलते हैं, इसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो कई बार क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ जाएगा, अभी फर्स्ट बुक में बहुत बार आएगा ये एप्सिलॉन नॉट। तो वो कितना होता है, 8.854 × 10 की पावर -12, और यूनिट K का जस्ट उल्टा। ठीक, तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। अब आपकी ड्यूटी है कि आप K का यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल के मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही डायमेंशन निकालते हैं K